नमस्कार, मैं श्याम देवड़ा हमारे YouTube चैनल ज्योग्राफी जंक्शन पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे मुख्य रूप से वायुदाब, यानी जो वायुदाब है वो किस प्रकार से वायुमंडल में परिवर्तित होता है, या समुद्र तल का जो वायुदाब कितना है उसको अपन किस प्रकार से व्यक्त करते हैं, या वायुदाब क्या तापमान के ऊपर प्रभावित करता है, या वायुदाब और तापमान के मध्य क्या कुछ संबंध है, क्या वायुदाब तापमान को प्रभावित करता है इन संबंधों के द्वारा। तो अपन उनके बारे में अध्ययन करेंगे और वायुदाब को प्रभावित करने वाले जो तत्व हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से तत्व हैं जो वायुदाब को प्रभावित करते हैं। तो अपन सबसे पहले बात करते हैं वायुदाब। वायुदाब होता क्या है? जैसे अपन कहते हैं कोई भी चीज है, जैसे ये कोई पेन है मेरे ऊपर, मेरे हाथ में जो पेन है, अगर मैं इसके ऊपर ये बल लगाऊंगा, अगर इसके ऊपर दाब लगाऊंगा, तो ये जो मेरा दाब लगाने का जो बल है ये इस पेन के नीचे वाले नुकीले के ऊपर क्या होगा, ये एक दाब लग रहा है, यानी प्रेशर लग रहा है। इसका मतलब क्या ये है, अगर वायु के द्वारा इस प्रकार से अगर किसी भी चीज पर अगर फोर्स लगाया जाए तो उसी को अपन क्या कहते हैं, वायुदाब कहते हैं। जैसे अपन पढ़ते हैं कि पृथ्वी पर जो वायुदाब है वो सबसे अधिक समुद्र तल होता है उसके ऊपर होता है, क्योंकि जो महासागरों का जो जल होता है उसके ऊपर जो वायु का जो प्रभाव होता है, जो वायु का जो भार होता है, जो वायु के द्वारा जो प्रेशर लगाया जाता है, उसी को अपन क्या कहते हैं, वायुदाब कहते हैं। जैसे अपन बात करेंगे वायुदाब को अलग अलग रूप से मैं आपको बताऊंगा कि ये वायुदाब तापमान से किस प्रकार प्रभावित होता है। तो देखो, धरातलीय सतह पर सागर तल का मैंने अभी आपको बताया, मैंने कहा समुद्र तल हो सकता है सागर तल, यानी धरातलीय सतह पर समुद्र तल पर प्रति इकाई क्षेत्र पर, यानी कोई भी एक निश्चित इकाई क्षेत्रफल पर अगर उपस्थित वायुमंडल की समस्त परतों से पड़ने वाला, अब जैसे ये समुद्र तल है, ये वाला ये तल है मान लो, अब यहां से वायुमंडल की परतों के द्वारा इसको क्या कर रहा है, फोर्स लगाया जा रहा है, इसको दबाया जा रहा है, यानी जो वायुमंडल की जो परतें हैं वो पृथ्वी पर या समुद्र तल पर क्या करती है, प्रेशर डालती है। तो वही तो जो वायुदाब की समस्त परतों के पड़ने वाले समस्त भार को अपन क्या कहते हैं, वायुदाब कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कभी जो जैसे अपन ने बुक की जो होती है 4-5 बुक रखी होती है, तो जो सबसे नीचे वाली बुक होती है उसके पन्ने चिपक जाते हैं, क्योंकि उसके ऊपर 3-4 बुकों का इतना अधिक प्रेशर लगता है कि वो पन्ने ऐसे वो बिल्कुल पतली सी हो जाती है, और बाकी जो सबसे ऊपर वाली जो बुक रहती है वो खुली खुली होती है, क्योंकि उसके ऊपर भार ही नहीं रहता है। तो जिस परतों के ऊपर, यानी वायुमंडल की जिन परतों के द्वारा अगर समुद्र तल पर, पृथ्वी तल पर या किसी अन्य चीज पर अगर प्रेशर लगा दिया जाए तो वो क्या हो जाएगी, एकदम सिकुड़ जाएगी, या उसके ऊपर जो भार का मान जो अधिक होगा। जैसे अपन बात करते हैं, कोई अगर मैंने आपको एक छोटा सा उदाहरण, जैसे अपन गुब्बारा फुलाते हैं, तो गुब्बारा फुलाते हैं तो आप जब गुब्बारा फुलाने के बाद में गुब्बारे को इस प्रकार से हाथ में रखना और इस प्रकार से उसके ऊपर थोड़ा प्रेशर लगाना, तो क्या हो जाएगा, जो गुब्बारे का जो आकार है वो परिवर्तित हो जाएगा। अब ये गुब्बारे का आकार परिवर्तित क्यों हुआ, इससे आपको पता चलेगा कि इसके ऊपर जब आपने फोर्स लगाया, जब आपने इसके ऊपर बल लगाया, तो ये जो गुब्बारा है ये अपनी जो दूसरी तरफ से, यानी अतिरिक्त जो आयतन है, या वो अपनी साइड की सतह से फैलने का प्रयास करता है, क्योंकि इसके ऊपर प्रेशर पड़ रहा है, इसके ऊपर दाब लग रहा है। तो यही तो जो भार होता है ना, वही वायु का भार, या अपन कह सकते हैं वायुदाब, उसी को अपन क्या कहते हैं, वायुमंडल में वायुदाब कहते हैं। वायु क्या करती है, जो उस ऊपरी परतें वायुमंडल की समुद्र तल पर क्या करती है, दबाव लगाती है, यानी भार लगाती है, ताकि वो क्या फैल जाए। तो समुद्र तल पर सबसे ज्यादा होता है। जैसे देखो, अर्थात वायु भी तापमान की तरह एक भौगोलिक अमूर्त तत्व है। अब वायु भी तापमान की तरह, तापमान भी अपन को नहीं दिखता है, तो वायुदाब भी अपन को क्या दिखता है, क्या वायु भी अपन को नहीं दिखती है, यानी ये एक अमूर्त तत्व है जिसको अपन नहीं देख सकते, ओनली फॉर इसको अपन महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। जैसे कभी आपने वायु को देखा, लेकिन आप जब वायु चलती है तो हमारा जो पसीना है सूख जाते हैं, या हम जैसे कपड़े सुखाते हैं तो वायु के द्वारा या प्रकाश के द्वारा वो सूख जाते हैं, तो ये अपन इसको अनुभव कर सकते हैं। ये एक अमूर्त तत्व है जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से क्षेत्रगत मौसम तथा विश्वव्यापी जलवायु को प्रभावित करता है एवं नियंत्रित करता है। ये ध्यान रखो,
ये जो आप अपन कहते हैं ना वायु दाब है, जो तापमान है, ये चाहे प्रत्यक्ष रूप से चाहे अप्रत्यक्ष रूप से, दोनों से ये जो अपन का जो मौसम है, जो वायुमंडलीय जो घटनाएं होती है, जो मौसमी जो तंत्र है या जो जलवायु है, इनको प्रभावित करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जैसे बताते हैं, जैसे कहीं पर भी जो सूर्य का तापमान अधिक है, जैसे अपन बात कर रहे हैं विषुवत रेखा की, तो विषुवत रेखा पे आपको पता होना चाहिए सूर्य जो है लंबवत चमकता है, तो वहां पर क्या होगा, तापमान अधिक होगा। अगर तापमान अधिक होगा तो ताप और दाब हमेशा क्या होता है, विपरीत होता है। अगर तापमान अधिक होगा तो आपको पता होना चाहिए कि वहां का दाब क्या हो जाएगा, वायु दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो दाब क्या हो जाएगा, इसका विपरीत संबंध होता है यहाँ पर। तो जब ताप अधिक होगा तो वायु दाब कम हो जाएगा। अब ये मौसम को कैसे नियंत्रित करते हैं, देखो जहां पर तापमान अधिक है जैसे विषुवत रेखा पर, तो दाब वहां कम है, तो वहां इन प्रक्रियाओं के कारण वहां पर प्रतिदिन वहां पर सहवनीय प्रकार की वर्षा होती है। यह सबसे अच्छा उदाहरण है कि वायु दाब या जो ताप है ये वायुमंडल को किस प्रकार से मौसमी घटनाओं को, जलवायु को नियंत्रित करते हैं। जैसे वहां पर अब रोज मौसम चेंज होता है, सुबह का मौसम अलग रहता है और शाम को बारिश हो जाती है और बड़ा ठंडा सुहावना मौसम रहता है, क्योंकि बारिश होने के बाद में मौसम ठंडा हो जाता है। तो ताप और दाब जो वापस आर्द्रता बनी रहती है। और जैसे मैं बात करूं, अगर वहां पर ताप और दाब के कारण अगर मौसम परिवर्तन हो सकता है, यानी मौसम को ये नियंत्रित करते हैं। फिर जलवायु को किस प्रकार से नियंत्रित करते हैं, यानी जलवायु को जैसे अगर रोज वहां मौसम होगी तो वहां का जो जलवायु वातावरण है वो भी आपका क्या होगा, अलग होगा। वहां पर सदाबहार प्रकार के वन होंगे, क्योंकि ये कारक हैं, जो वायु दाब है, जो ताप है, ये उनको प्रभावित करते हैं। जैसे जहां कहीं पर भी तापमान कम है, वायु दाब अधिक है, तो वहां जो कम नियंत्रित करते तो वहां बारिश नहीं होगी, वहां अलग प्रकार की जलवायु होगी। लेकिन यहां पर जो विषुवत रेखा के ऊपर जो ताप और दाब जो प्रभावित करते हैं, उसके कारण रोज बारिश होती है और उस बारिश के कारण वहां की जो जलवायु दशा है वो अन्य जगहों से भिन्न है। वहां पर सदाबहार प्रकार के वन पाए जाएंगे, वहां की जो जलवायु है वो अलग ही प्रकार की होगी। वहां पर जो पेड़ पौधे, वहां जैव विविधता अधिक मिलेगी आपको। तो यह है जलवायु, और ये प्रभावित करते हैं विश्वव्यापी, यानी विश्व स्तर पर जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक प्रभावित करते हैं और नियंत्रित करते हैं। फिर देखो, वायु दाब को अपन मुख्य रूप से मापने का जो इकाई होता है उसको अपन मिली बार में मापते हैं। किसमें, कहीं आपको लिखा हुआ आएगा MB, यानी M और B। तो ये वायु दाब मापने की इकाई है मिली बार। क्या है, वायु दाब मापने की इकाई है। देखो, 1 मिली बार में 1 वर्ग सेंटीमीटर 1 ग्राम बल के बराबर होता है। 1 मिली बार है ना, 1 वर्ग सेंटीमीटर, 1 मिली बार है, 1 वर्ग सेंटीमीटर में 1 ग्राम, ये आपको ध्यान रखना है, 1 ग्राम बल के बराबर होता है। 1 मिली बार 1 वर्ग सेंटीमीटर 1 ग्राम के बराबर होता है, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। फिर देखो, वायु दाब सर्वत्र समान नहीं होता। जैसे मैंने कहा अभी आपको कि ये जो वायु दाब है मौसम को नियंत्रित करता है, तो अब आपको पता है पृथ्वी पर जो वायु दाब पेटियां, वह अलग अलग प्रकार की वायु दाब पेटियों के कारण वहां पर जो वायु दाब है और ताप है वो भी अलग अलग प्रकार से है। क्योंकि जहां ताप कम है तो वहां वायु दाब अधिक है, जहां वायु दाब अधिक है वहां ताप कम है, जो विपरीत संबंध। तो ये जो सभी जगह पर वायु दाब समान नहीं रहता है, क्योंकि ये ताप के ऊपर प्रभावित करता है। जहां सूर्य की किरणें अधिक पड़ेगी वहां पर वायु दाब क्या होगा, कम होगा, और जहां सूर्य की किरणें कम पड़ेगी तो वहां पर वायु दाब क्या होगा, अधिक होगा। जैसे आप पढ़ते हो वायु दाब पेटियां, जैसे मैं यहाँ एक इधर बना देता हूं थोड़ी सी, 1 मिनट देखो, ये आधा बनाया मैंने, ठीक है, ये 3 पेटियां बना दी। ये आपका विषुवतीय प्रदेश है और ये आपका उपोष्ण है और ये आपका उपध्रुवीय मान लिया। तो देखो, ये आप पढ़ते हो विषुवतीय निम्न वायुदाब पेटी और ये पढ़ते हो उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी, फिर पढ़ते हो उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी। ये क्यों पढ़ते हो, क्योंकि यहां पर जो सूर्य का ताप है विषुवत रेखा पर जो लगातार पड़ता है, लंबवत पड़ता है, तो ताप अधिक है तो वायुदाब क्या हो जाएगा, निम्न, तो इसको विषुवतीय निम्न वायुदाब पेटी। फिर अपन उपोष्ण की बात करते हैं तो वहां पर तापमान थोड़ा कम है इसकी तुलना में, तो वहां पर अपन इसको
क्या पढ़ते हैं, उच्च वायुदाब पेटी, क्या पढ़ते हैं, उच्च वायुदाब पेटी। फिर वापस ये ताप परिवर्तन, फिर वापस, यानी ये क्रमशः एक रूप में छोड़कर दूसरे रूप में, एक बार विषुवतीय निम्न पेटी, फिर उपोष्ण उच्च पेटी, फिर उपध्रुवीय निम्न पेटी, फिर ध्रुवीय उच्च पेटी। अब ध्रुवों पर आपको पता है कि सूर्य का जो तापमान है बिल्कुल ही कम रहता है, तो वहां पर वायुदाब उच्च है, तो इसलिए अपन पढ़ते हैं कि ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। तो ये जो है, ये इससे पता चल गया कि वायुदाब है, जो वायुताप है, वो सर्वत्र समान नहीं रहता, ये इस बात से सिद्ध होता है। देखो, फिर भी समुद्र तल पर औसत जो वायुदाब है, जैसे एक समान तो नहीं रहता पृथ्वी पर, फिर भी अपन इसको क्या करते हैं, औसत रूप में निकालते हैं। तो जो समुद्र तल का है, समुद्र तल का, वहां का अपन औसत वायुदाब निकालें तो 29.92, क्या 29.92 इंच। अगर इंच में पूछा जाए तो 29.92 होगा। अगर मिली बार में पूछे, सेंटीमीटर में पूछा जाए जो 76 सेंटीमीटर होंगे, 76। अगर इसको मिली बार में अगर पूछा जाए तो 1013 पॉइंट समथिंग होगा। यानी आपको सीधा याद रखना 1013 मिली बार में 1013, अगर सेंटीमीटर में पूछे तो 76, अगर इंच में पूछे आपको तो 29.92 इंच। यानी ये जो समुद्र ताप है, जो वायुदाब है, इसको अपन ने मापा औसत रूप से, तो ये अपन औसत रूप से इसको माप दिया। वायुदाब की सर्वप्रथम खोज, वायुदाब की जो सर्वप्रथम खोज है वो क्यूरिक नामक वैज्ञानिक ने की, भूगोलवेत्ता ने की 1651 में। कब की थी? क्यूरिक ने की थी 1651 में, वायुदाब को मापने के लिए। वायुदाब को मापने के लिए अपन कौन सा जो यंत्र काम लेते हैं, उपकरण, बेरोमीटर काम में लेते हैं। क्या लेते हैं? बेरोमीटर। वायुदाब को मापते हैं बेरोमीटर में। देखो, समुद्र तल पर समान वायुदाब को मिलाने वाली रेखाओं को अपन क्या कहते हैं? समवायुदाब रेखाएं, समदाब रेखाएं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं आइसोबार। अब जैसे देखो, ये अगर समुद्र तल पर इस प्रकार से है, जैसे बता देते हैं समवायुदाब रेखाएं होती क्या। देखो, ये मैं ग्लोब बना दिया, मान लो ये पृथ्वी, ये 0 डिग्री विश्व। अब देखो, ये जो मान लो ये समताप रेखाएं मैंने इस प्रकार से खींच दी, ये इस प्रकार से मैंने यहां खींच दी, और यहां मैंने इस प्रकार से खींच दी। यहां देखो, यहां देखो, ये आपको क्या लग रही है? दूर दूर है, और यहां आपको क्या लग रही है? ये पास पास है, लग रही है इस प्रकार से। उत्तरी गोलार्ध में जो समताप रेखाएं हैं, जो सम वायुदाब रेखाएं हैं, समदाब रेखाएं, वो हमेशा पास पास में होती है, और जो दक्षिणी गोलार्ध है वहां पर दूर दूर होती है। क्यों होती है? देखो, जहां पर वायुदाब में अंतर ज्यादा होता है, जहां पर वायुदाब में अंतर ज्यादा होता है, 2 स्थानों के बीच में अंतर रहता है, तो वहां पर हमेशा पास पास में रहेगी। और जहां वायुदाब का अंतर कम रहता है, तो वहां हमेशा जो वायुदाब रेखा है वो दूर दूर रहेगी। तो यहां पर स्थल भाग ज्यादा है उत्तरी गोलार्ध में, और यहां पर जल भाग ज्यादा है दक्षिणी गोलार्ध में। तो स्थल भाग है तो स्थल और जल, स्थल और जल, तो इस प्रकार से क्या होगा, जो आपका तापमान है वो हमेशा क्या होगा? असमान होगा। तापमान और दाब क्या होगा? असमान होगा। तो समदाब रेखाएं क्या होगी? वक्राकार रूप में होगी और पास पास में होगी। ठीक है, वक्राकार रूप में और पास पास में होगी। जबकि दक्षिणी गोलार्ध में जल भाग अधिक है, तो वहां पर तापमान असमान नहीं है, लगभग समान है। इसलिए यह हमेशा आपको दूर दूर दिखाई देगी और लगभग आपको समानांतर दिखाई देगी। यानी वक्राकार यहां पर नहीं होगी, बिल्कुल कम होगी। यानी देखो, मुड़ी हुई बिल्कुल आपको कम नजर आ रही दक्षिणी गोलार्ध। तो यह है समदाब रेखाएं। फिर देखो, इनको अपन आइसोबार भी कहते हैं। जहां पर समदाब रेखाओं में अंतर पाया जाता है, इन समदाब रेखाओं में जो अंतर होता है ना, उसी को अपन क्या कहते हैं? दाब प्रवणता कहते हैं। वायुदाब प्रवणता या समदाब प्रवणता। 60 डिग्री अक्षांश के बाद बेरोमीटर ढाल या वायुदाब जो उच्चावच है वो नगण्य हो जाता है। जैसे अपन बात करते हैं 60 डिग्री, अगर बात की जाए, ये जैसे 60 डिग्री के, यहाँ इसके बाद में जो पर्वतीय भाग है, मैदानी जिले हैं, वो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा कम हो जाते हैं। उनका ढाल है उच्चावच का, वो बिल्कुल कम हो जाता है। और यहाँ जो 0 से 60 के बीच में अधिक रहता है, तो समताप रेखाएं वो हमेशा असमान रहेगी, तापमान बढ़ता घटता जाएगा। और यहाँ पर जो है दूर दूर रहेगी, क्योंकि यहाँ 60 डिग्री के बाद में उच्चावच बिल्कुल कम है, तो ये भी इसका फर्क पड़ता है। तो वहाँ पर 60 डिग्री के बाद में जो उच्चावच है बिल्कुल नगण्य हो जाता है,
जबकि रेगिस्तानी भागों में वायुदाब ऊंचावच स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। अब जो रेगिस्तानी भाग है वहां पर हमेशा आपको धोरे है, टीले है, जो नीचा स्थान ऊंचा स्थान, इस प्रकार से ऊंचावच ज्यादा है। तो ऊंचावच ज्यादा होने से कारण वो वक्राकार रूप में होगी, जहां तापमान सम होगा, जहां वायुदाब सम होगा, उनको मिलाने वाली रेखाएं भी पास पास में होगी और असमान रूप से वक्राकार रूप में होगी। देखो, ऊंचाई पर तापमान लगभग समान होता है। अपन कहते हैं ना, जैसे जैसे अपन ऊंचाई पर जाते हैं तो तापमान हमेशा क्या होता है, घटता जाता है। क्या होता है, तापमान जैसे जैसे अपन ऊंचाई पर जाते हैं तो तापमान घटता जाता है। और जब तापमान घट रहा है तो आपको पता होना चाहिए वायुदाब और तापमान हमेशा विपरीत संबंध है। जहां ताप घटेगा वहां वायुदाब बढ़ जाएगा, जहां वायुदाब घटेगा वहां ताप बढ़ जाएगा। तो अपन जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं तो लगभग तापमान घटता जाता है, लेकिन फिर भी क्या होता है, जो दाब है धीरे धीरे वो बढ़ेगा, लेकिन एक निश्चित ऊंचाई के बाद में वो भी लगभग समान हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा ऊंचाई पर जाने पर ताप इतना ज्यादा नहीं घटता, जो अपन एवरेज मानते हैं इतना नहीं घटता। तो ये बात आपको ध्यान रखना। देखो, वायुमंडल वायुदाब को प्रभावित करने वाले मैं 2-3 कारकों के नाम बता देता हूं। देखो, तापमान प्रभावित करता है। कैसे प्रभावित करता है, मैंने विषुवत रेखा के ऊपर आपको बताया। मैंने कहा जहां तापमान अधिक होगा तो वहां वायुदाब कम होगा, इसलिए अपन इसको भाग को कहते हैं विषुवतीय निम्न वायुदाब पेटी, जहां पर ये तापमान और जो तापमान है और दाब क्या हमेशा अलग अलग होते हैं, दोनों विपरीत होते हैं। अगर तापमान और घनत्व भी क्या होता है, विपरीत होता है। अगर तापमान बढ़ेगा तो वायु का घनत्व वो भी कम हो जाएगा। देखो, जल वाष्प भी प्रभावित करती है वायुदाब को। जल वाष्प कैसे प्रभावित करती है कि जल वाष्प, जैसे जल वाष्प बढ़ेगी तो वायु का जो घनत्व है वो कम हो जाएगा, वायु का जो भार है वो कम हो जाएगा। अगर भार कम हो जाएगा तो दाब क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये आपको दाब भी क्या हो जाएगा, वायु का जो भार अगर कम हो जाएगा तो दाब भी आपको पता है कम हो जाएगा। फिर अपन बात करते हैं समुद्र तल से ऊंचाई। समुद्र तल से अपन जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं तो वायुदाब क्या हो जाता है, तापमान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ताप और दाब विपरीत संबंध है, तो वो उसका असर करेगा, यानी ताप कम होगा तो दाब बढ़ जाएगा। तो ये दाब प्रभावित करता है। और समुद्र तल पर अधिकतम वायु भार होता है, ये आपको मैंने बता दिया। फिर बात करते हैं गुरुत्वाकर्षण, यानी जो गुरुत्वाकर्षण है वो भी वायुदाब को प्रभावित करता है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण जहां अधिक होता है वहां भार कम होता है। जहां भार कम होगा वहां पे क्या होगा, आपका जो वायुदाब है वो भी कम होगा। तो ये इस प्रकार गुरुत्वाकर्षण भी प्रभावित करता है। फिर अपन बात करते हैं पृथ्वी की जो दैनिक गति होती है। दैनिक गति के कारण जो दिन रात बनते हैं पृथ्वी की दैनिक गति के कारण, तो दिन का ताप रात का ताप अलग हो जाएगा, क्योंकि घूर्णन गति जब जब पृथ्वी घूमेगी तो जो भाग सूर्य के सामने होंगे, जो भाग सूर्य के पीछे होंगे, तो उसका असर पड़ेगा। तो ये है जो वायुदाब को जो कौन कौन कारक प्रभावित करते हैं, तापमान है, जल वाष्प है, गुरुत्वाकर्षण है, समुद्र तल से ऊंचाई है, पृथ्वी की दैनिक गति है। ये सभी कारक क्या है, तापमान को प्रभावित करते हैं। तो इस प्रकार आज हमने पढ़ा मुख्य रूप से वायुदाब और वायुदाब को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो वायुदाब हमेशा ये ध्यान रखना, वायुदाब सर्वत्र समान नहीं रहता है और वायुदाब और तापमान में हमेशा क्या है, विपरीत संबंध पाया जाता है। ताकि आपको ये जब विषुवत रेखीय प्रदेश पढ़ोगे, विषुवत रेखीय जब वायुदाब पेटियां पढ़ोगे, तो मैं इसको अगले वाले लेक्चर में आपको आराम से बताऊंगा कि यहाँ पर वायुदाब और ताप में क्या अंतर आता है और किस प्रकार से आता है। थैंक यू।